हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके वीडियो में लेकर आए हैं यूनिट 3 जो कि रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, उसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक समीकरण की गणना कैसे की जाती है उसको हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अर्थात प्रथम कोटि की क्रिया क्या होती है। तो वे अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया करने की दर कह सकते हैं या अभिक्रिया करने की दर लिख देते, करने की दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करती है क्या कहलाएंगी। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है वे क्रियाएं जिनकी अपक्रिया करने की दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करती हैं क्या कहलाती हैं। अपक्रिया की वो प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे एक अपक्रिया है ए और ये बना रहे हैं क्या पी, तो अपक्रिया की दर क्या हो जाएगी। अपक्रिया की दर जिसको आर से लिखते हैं या आर से ना लिखकर हम किससे लिख सकते हैं dx अपॉन dt या डेल x अपॉन dt कह सकते हैं इसको। ये प्रोपोर्शनल होती है किसके अभिकारक की सांद्रता की घात कितनी 1 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कई पदार्थ लिए गए हैं ए और बी लिए गए हैं और ये बना रहे हैं C प्लस डी, तो यहाँ पर भी अभिकारक जो अभिक्रिया की दर होती है dx अपॉन dt जो हो जाएगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके ए की सांद्रता, किसी एक सांद्रता पर निर्भर करेगी और या फिर दोनों के अगर सांद्रताओं पर निर्भर कर रही है तो आधी सांद्रता की घात हो जाएगी। तो इसकी सांद्रता अगर है गुणे बी की सांद्रता की घात पर निर्भर नहीं करेगी क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, या तो अभिकारक कई हैं तो उनकी सांद्रताओं की घात 1 आनी चाहिए या फिर एक ही अभिकारक है तो उसकी घात 1 पर निर्भर करेगी। तो अब देखते हैं आगे अभिक्रिया की कोटि के साथ साथ हम इस समीकरण को कैसे समाकलित करते हैं। तो वेग स्थिरांक के जो होता है, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, के होता है, जिसका हम समाकलन अब करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लेंगे हम, एक अभिक्रिया है, हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण अर्थात के का मान हमें यहाँ पर याद करना होता है, जो कि होता है आपको पता है 2.303 अपॉन RT log 10 n a अपॉन a माइनस x होता है। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका समाकलन करके कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखते हैं के बराबर कैसे निकालते हैं हम। तो अब हमारी अभिक्रिया जो होती है ए होती है, अभिकारक की सांद्रता हम प्रारंभिक सांद्रता जो लेते हैं वो ए लेते हैं। एक अभिक्रिया है ए और ये बना रही है क्या, उत्पाद बना रही है पी, ये होता है अभिकारक और ये होता है क्या, उत्पाद। अब किसी भी अभिक्रिया की दर अगर प्रथम कोटि की है तो उसमें अभिकारक की सांद्रता की घात किस पर निर्भर करेगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर प्रारंभिक सांद्रता की बात करें, यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता जो कि कैसे होती है, मोल प्रति लीटर होती है। अब ये प्रारंभिक सांद्रता अगर इस पदार्थ की क्या होगी, ए होगी, तो उस समय हमारा जो उत्पाद होता है वो 0 होता है। अब ये जब t बराबर 0 था तब की बात है, यानी जब अभिक्रिया हमने अभिकारक लिया लेकिन उस समय अभिक्रिया नहीं हुई थी। लेकिन अंतिम समय जब कुछ t बराबर कुछ समय बीत रहा है, यानी t बराबर अगर कुछ समय बीता तो इसमें अभिकारक में कुछ परिवर्तन आया, a में से x उत्पाद बन गया तो अभिकारक कितना बचा, a माइनस x बचा और उत्पाद कितना बच रहा है, तो x बन जाता है। अब हम जब समाकलन करते हैं तो या तो हम प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता दोनों को लेकर बता सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर
a माइनस एक्स को लेकर अब समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, हम लेते हैं यहाँ पर डेल x अपान डी टी। अब ये जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, अभिकारक की सांद्रता के। तो अभिकारक की सांद्रता इस समय क्या है, क्योंकि अंतिम सांद्रता ली जा रही है, अगर प्रारंभिक लेंगे तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे डेल x माइनस a माइनस एक्स लेते हैं, a माइनस एक्स, यानी ये जो प्रारंभिक सांद्रता है क्रिया करने की दर, जिसको हम r से भी लिखते हैं, ये बराबर है dx अपॉन dt, जो प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्रिया की दर प्रोपोर्शनल होती है किसकी, अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स के। तो अगर इसको आगे हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको पक्षांतर करके ये समीकरण नंबर अगर 1 है तो इसको हम लेंगे क्या, डेल x अपान dt, और ये प्रोपोर्शनल है तो इसको हटा देंगे और यहाँ पे बराबर लगाएंगे। प्रोपोर्शनल के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, एक स्थिरांक लगा देते हैं जो हम किससे मानते हैं, k से मानते हैं, और ये हो जाता है a माइनस एक्स, ये हो जाता है प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। तो इसको हम क्या लिखते हैं, अब इसको अगर हम समाकलन करना है तो इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, इसको पक्षांतर कर लाएंगे, इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आगे देखिएगा। तो इसके आगे समीकरण हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इसको dt को इस पर लाएं और a माइनस एक्स को लाएं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डेल x अपान a माइनस एक्स बराबर k dt। अब इस समीकरण को हम मान लेते हैं क्या, ये समीकरण नंबर हमारी 2 है। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करने पर, तो समीकरण नंबर 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर अब क्या होगा, जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमें ये समीकरण लिखकर समाकलन करना है, डेल x अपान a माइनस एक्स, और ये बच जाएगा क्या, पर समाकलन का सिंबल लगा देंगे, बराबर k, और क्योंकि स्थिरांक है तो इसका समाकलन होगा नहीं, ये dt, जो समाकलन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x अपान a माइनस एक्स, यहाँ पे लग जाएगा माइनस लॉग, क्या लग जाएगा, डेल x खत्म हो जाएगा, माइनस लॉग n, और यहाँ बचेगा a माइनस एक्स, क्योंकि मैंने माइनस में रखा है, ये ऊपर आएगा, लॉग n आ जाएगा, और ये बराबर हो जाता है क्या, k इंटू टी के, और प्लस यहाँ पर एक स्थिरांक लग जाता है, कौन सा स्थिरांक लग जाता है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, i या c मान सकते हैं, आप c भी मान सकते हैं या फिर i मान सकते हैं, जहाँ i क्या है, i बराबर समाकलन स्थिरांक होता है, जहाँ i बराबर समाकलन स्थिरांक हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो हम i जो है समाकलन स्थिरांक, इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हमें जाना होगा प्रारंभिक सांद्रता पर। प्रारंभिक सांद्रता पर आप देखना है, यहाँ पे अभिकारक क्या है, a है, और उस समय उत्पाद क्या है, 0 है। तो अगर इस समय हम पहुंचेंगे तो हमारा ये x जो है वो मिल जाएगा, x हमारा क्या था, 0 था, और जो t है वो कब, जब 0 था। तो यदि अगर इस समीकरण को हम क्या मान लें, इसको मान लें, ये सेकंड है, ये मान लेते हैं थर्ड, तो थर्ड समीकरण मिल जाती है। अब इस थर्ड समीकरण को हम क्या करेंगे, इसमें i का मान निकालेंगे। तो यदि t बराबर 0 तथा यहाँ पर x बराबर 0 रख दें तो क्या होगा, रखने पर अब हमें नई समीकरण प्राप्त हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अगर t बराबर 0 और x बराबर 0 रख दें तो इसका मान हमें मिल जाएगा माइनस लॉग, और a माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, बराबर k है, और इंटू t जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k इंटू टी 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, बराबर किसके हो जाएगा, i के, यानी i की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है क्या, ये माइनस लॉग n है, यहाँ पर न्यूट्रलाइज लॉग होता है a, और बराबर है जो कि i के। अब इस i वाली वैल्यू को, जो i है यहाँ पर ये वाली माइनस लॉग a, इसको हम i के स्थान पर अगर पुटअप कर देते हैं, यानी समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो i का मान कहाँ रखेंगे, अब हम i का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो ये जो वैल्यू आई है का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो देखते हैं क्या होता है इसके बाद। इसकी वैल्यू हम समीकरण नंबर थर्ड में रखते हैं, तो समीकरण थर्ड को हम यहाँ पर नोट करें, इसको मिटा दें। अब इसको हम जरा मिटा दे रहे हैं ताकि चलिए खैर मजा आएगा, इसको मिटा ही देते हैं, पूरा मिटाना पड़ेगा। अब इसके आगे का हम जितना पोर्शन है वो ऊपर लिखेंगे,
ध्यान रखिएगा। तो ये जो माइनस लॉग ए आया है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो समीकरण हमारी यहाँ पर क्या है, आई के स्थान पे रखना है, माइनस लॉग है पहले से ही, तो यहाँ पे रखते हैं क्या, माइनस लॉग एन माइनस लॉग कैसा है, न्यूट्रलाइज है, और a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स बराबर है किसके, k इंटू टी, और प्लस आई है, आई के स्थान पर हमें क्या मान रखना है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस लॉग एन और क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा। तो अगर इसको देखें लॉग एन और लॉग एन की वैल्यू, अगर m अपान एन इसकी वैल्यू अगर लॉग m अपान एन के टर्म में रखते हैं, m अपान एन के रूप में रखने पर, तो ये a जो है इस पर लाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, इसको हम kd को चाहे तो यही रोक लें, इसको इस पार भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समीकरण अगर हम इस पार ला रहे हैं तो ये बटे में है, क्योंकि ये हो जाएगा क्या अब हमारा, तो kT को हम लिख रहे हैं kT बराबर, मैंने इसको ले लिया, इसको हम भेज रहे हैं तो kT बचा इस पार, इसको लेने लिख लिया, इसके इस पार क्या आएगा, ये माइनस में, तो ये जाएगा कहाँ, नीचे बटे में जाएगा, लेकिन लॉग लिख लेते हैं, लॉग यहाँ हो जाएगा क्या, लॉग n हो जाएगा, और m अपान n के टर्म में रखेंगे तो ये अगर इसको हम क्या मान रहे हैं, m मान रहे हैं और ये n मान रहे हैं, तो ये m ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो log n a अपान a माइनस एक्स आ जाता है, तो ये आ जाएगा। अब क्योंकि तुम्हें पता होता है log n का मान होता है 2.303 log 10, तो log n की जगह ये वैल्यू अगर हम रख दें तो kt हमारा क्या मिल जाएगा, kt बराबर, अगर t को चाहे तो इस पार भी भेज सकते हैं, log t, ये log 10 का मान हम क्या रखेंगे, ये log n का मान रखेंगे 2.303, तो 2.303 और log 10 के टर्म में आ जाएगा, और ये हो जाएगा a अपान a माइनस एक्स, ब्रैकेट में ले लेंगे, t को अगर इस पार भेजें तो ये आ जाएगा इसके बटे में, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, k बराबर 2.303 बटे में t आ जाएगा, इस तरफ आएगा क्योंकि इधर बड़े में इधर आएगा, बटे में आएगा, और ये हो जाएगा log 10 a अपान a माइनस एक्स, और यही समीकरण जो हमारी होती है, ये समीकरण हम मान लेंगे क्या, तो log n का मान यहाँ पर ये माना था, ये समीकरण नंबर मैंने कितनी मानी है, थर्ड मानी है, ये मान लेते हैं हम फोर्थ, और फोर्थ में मैंने log n का मान रख दिया है, तो ये समीकरण नंबर log ये मान रखने पर log ये आ जाएगा हमारा log 10, तो ये समीकरण नंबर हमारी 5 बन जाएगी, फिफ्थ। और ये समीकरण जो फिफ्थ होती है यही होती है प्रथम कोटि की अपक्रिया की समाकलित वेग समीकरण, इसको कहते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया की समाकलित वेग समीकरण, तो ये होती है क्या हमारी प्रथम कोटि की अपक्रिया की समाकलित वेग समीकरण होती है, जो कि 5 नंबर होती है, कौन सी समीकरण, 5 नंबर की। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है टी हाफ, तो टी हाफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी गणना कर लेते हैं, तो इस तरफ देख लेते हैं टी हाफ कैसे निकालते हैं। तो टी हाफ की गणना हम कैसे करेंगे इसके बारे में आप देखिएगा। यदि यहाँ पर टी बराबर क्या मान लेते हैं, टी हाफ मान लेते हैं, यदि अर्धायुकाल की गणना यहाँ हेडिंग डाल लेंगे, अर्ध आयुकाल क्या होता है, टी 1/2 लिखते हैं इसको, 1/2 की गणना या की समीकरण या संबंध कह सकते हैं। अर्धायुकाल की समीकरण कैसे निकालते हैं, तो इसी से निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, के जो होता है के ही रहेगा, टी की जगह क्या रखेंगे, टी बराबर टी 1/2 रखने पर 1/2 तथा x जो हमारा आया है, क्योंकि आपको पता है कोई भी अपक्रिया अगर प्रथम कोटि की है तो उसकी जो अर्धायुकाल जो उसका होता है, अर्धायुकाल ये कहा जाता है कि प्रारंभिक सांद्रता जो होती है किसी पदार्थ की, अगर वो विघटित हो रही है और कुछ समय उसमें लग रहा है जिसमें वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा बचता है, तो उसको उसका अर्धायुकाल कहते हैं।
यानी अर्धायुकाल क्या होता है? वह समय जिसमें कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता की कितनी बचती है? आधी बचती है, उसको क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की सॉरी उसको अर्धायुकाल उसका कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी अभिक्रिया है, अगर हम मान लेते हैं ए हमने लिया था, क्या लिया था? ए। तो ये अगर इसका अर्धायुकाल निकालें तो ये a/2 हो जाएगा, जिस समय वो समय हमारा क्या कहलाएगा? हमारा अर्धायुकाल कहलाता है। यानी वह समय जिसमें पदार्थ यानी अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की कितनी बचे? आधी बचे, वो क्या कहलाएगा? अर्धायुकाल कहलाता है। तो निकालते हैं, कैसे गणना करेंगे? अब यहाँ पर हमारा जो अभिकारक है उसकी जो उत्पाद बनने की जो क्षमता है वो अर्धायुकाल कितना है? a/2 है। तो यहाँ पे x बराबर क्या ले लेंगे? a/2 ले लेते हैं। यानी जो उत्पाद बन रहा है वो हमारा हमें एक अर्धायुकाल में a/2 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? a/2। जितना a था वो उसका आधा बचता है, उसे अर्धायुकाल कहते हैं। तो ये समीकरण, अगर इसकी वैल्यू अगर हम समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तो के मान समीकरण 5 में रखने पर अगर हम t को पक्षांतर कर लें, ये t आपको दिख रही, इस t को यहाँ भेज दें और k को यहाँ ले लेते हैं तो समीकरण हमारी हो जाती है। और t के स्थान पे हमने क्या कहा है? t हाफ ले लेना है। तो t 1/2 बराबर हो जाएगा क्या? 2.303 अपान नीचे k आ जाएगा, क्योंकि k को मैंने उधर से इधर ले लिया है, t को हाफ को t हाफ के रूप में उधर ले लिया है। अब ये क्या बचा है? log 10 और यहाँ पर हो जाएगा क्या? a अपान -2 हो जाएगा, a अपान a-a/2, क्योंकि मैंने क्या कहा है? x के स्थान पे a/2 रखना है। तो ये घटकर क्या आ जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? या t 1/2 बराबर 2.303 अपान k log 10। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो a/2 आएगा। यानी a में से अगर हम a/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? a/2 बचेगा। और a/2 को अगर हम कैलकुलेट करके ऊपर जाएंगे तो a से a कट जाएगा, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा क्या? अगर हम आपको समझाएं तो ये हो जाता है क्या? हम इसको फिर से बता रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, a है, a में से a/2 करेंगे तो ये निकल आएगा क्या? इसकी वैल्यू टोटल आ जाएगी a अपान a/2 बचेगा। अब 2 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, 2a हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाता है तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? 2। और log 2 का मान होता है 0.3010। किसका मान होता है? log 10⁻2 का मान होता है क्या? 0.3010। और जब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो t हाफ t 1/2 बराबर 2.303/k और ये आ जाएगा क्या? इंटू इसका मान कितना रखेंगे? इंटू 0.3010 और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा क्या? t 1/2 बराबर ये आएगा 0.693 अपान के आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये कैलकुलेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी जो अर्धायुकाल की समीकरण बन जाती है वो ये हो जाती है। इसको समीकरण नंबर हम मान लेंगे क्या? 6। और यही होती है अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल आपने देख लिया क्या होता है। इसके बाद आपको बचता क्या है कि शून्य कोटि की क्रिया का मात्रक क्या होता है और प्रथम कोटि की क्रिया का मात्रक क्या होता है। तो उसको निकालना हम आपको इसी में बता देते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं प्रथम कोटि की और शून्य कोटि की क्रिया मात्रक। यूनिट पूछी जाती है, इसको आप लोग चाहें तो एक बार नोट कर सकते हैं। तो आपको सिखाते हैं कि किसी भी कोड की अभिक्रिया के लिए उसका जो मात्रक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो आपको याद रखना है क्या? आपको एक फार्मूला दे रहे हैं हम, दर अभिक्रिया की दर बटे अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की दर बटे अभिक्रिया की सांद्रता। और दर आपको क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। अब किसी भी ऑर्डर के लिए आप इसके लिए इससे निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें दर क्या होती है, तो दर होता है क्या? अभिक्रिया की दर जो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। जबकि दर जो होती है वो सांद्रता जो होती है मोल लीटर इनवर्स होती है।
इसकी घात कितनी होगी ये डिपेंड करेगा अभिक्रिया की कोटि पर। तो अभिक्रिया की कोटि अगर x है यानी 0 है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, अगर 1 है तो 1 लगाएंगे, 2 है तो 2 लगाएंगे, 3 है तो 3 और 4 है तो 4। जिसके लिए भी निकालना चाहे, शून्य कोटि के लिए भी निकाल सकते हैं, प्रथम कोटि के लिए निकाल सकते हैं, द्वितीय कोटि के लिए। तो आपको हम गणना करके बता देते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका क्या होगा, तो आप देख लीजिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो आपको पता है ऊपर क्या रखेंगे, मोल, लीटर इनवर्स है तो लीटर -1 और सेकंड है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, बटे नीचे क्या रखेंगे आपको पता है, ये सांद्रता रखेंगे। सांद्रता क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता आपको पता है, जीरो ऑर्डर के लिए सांद्रता जो होती है वो अभिकारक की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, ए नॉट की सांद्रता, यानी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये हो जाएगा। अब इसके लिए अभिक्रिया की सांद्रता क्या हो जाती है, मोल प्रति मोल लीटर इनवर्स कह सकते हैं, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। अब क्योंकि इसकी घात कितनी है, अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी घात क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अगर 0 लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब जब 1 आ जाएगी तो हमारा मात्रक क्या बन जाएगा, ये इसका मान, इतने का पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो जाता है। बटे 1 करेंगे तो आपको मात्रक वही मिलेगा, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या हो जाता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। जबकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाता है, देखते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, आप यहां से भी देख लीजिएगा। तो यहाँ भी फार्मूला वही होगा, दर बटे सांद्रता। दर क्या होती है, मोल पर लीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे रखना है मोल लीटर प्रति के लिए मैं -1 लगा रहा हूं, और सेकंड के लिए, सेकंड इनवर्स है तो सेकंड के लिए भी -1 बटे, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, मोल प्रति लीटर, क्योंकि दर क्या होती है, तो सॉरी सांद्रता क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, तो मोल लीटर इनवर्स। और क्योंकि अभिक्रिया किस कोटि की है, प्रथम कोटि की है, तो इसकी सांद्रता की घात 1 हो जाएगी, अर्थात इसको एक बार रखना पड़ेगा। तो जब नीचे भी एक बार है, ऊपर भी एक बार है, ये माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस मोल इनवर्स है, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट जाएगा, लीटर इनवर्स से सॉरी लीटर से लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स, और मोल से मोल कट जाएगा। तो बचेगा क्या, सेकंड इनवर्स बच जाएगा, जो कि ऊपर है सेकंड इनवर्स। अब ये सेकंड जरूरी नहीं है, ये समय हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो मोल प्रति लीटर प्रति समय कह सकते हैं, इसको हम समय कहते हैं। क्योंकि अभी अभिक्रिया की कोटि अगर मिनट में है, यानी अभिक्रिया मिनटों में पूर्ण हो रही है तो मिनट आएगा मात्रक, अगर सेकंडों में पूर्ण हो रही है तो सेकंड आएगा, अगर हावर्स में पूर्ण हो रही है तो हावर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैंने मान लिया कि अभिक्रिया सेकंड में पूर्ण हो रही है तो यहाँ पे मात्रक क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। वैसे हमें क्या लिखना चाहिए, समय इनवर्स लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, समय इनवर्स, जिसको अगर हम कहें तो सेकंड इनवर्स। अगर सेकंड में पूरी हो रही है तो सेकंड इनवर्स, या मिनट में पूरी हो रही है तो मिनट इनवर्स लिख सकते हैं अभिक्रिया को, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी आती है, अब आते हैं इसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको पता है सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया जो होती है वो अभिकारक की सांद्रता की 2 घात पर निर्भर करती है। यहाँ जो मोल सांद्रता की घात 2 पर निर्भर करती है, तो सांद्रता को 2 कर देना है। तो आपको पता है यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ इसके लिए हो जाएगा क्या, तो मोल प्रति लीटर, थोड़ा सा ऊपर लिखना है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड, या हम कह सकते हैं समय इनवर्स, सेकंड या समय कह सकते हैं, तो समय इनवर्स हम लिख रहे हैं, इससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। समय इनवर्स बटे मोल लीटर इनवर्स। और क्योंकि आपको पता है लीटर इनवर्स, और इस सांद्रता जो है सांद्रता की घात 2 पर निर्भर करेगा, अर्थात इसकी घात कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे। तो हम इस 2 को करें, या फिर इसके नीचे हम क्या लिख दें, इसकी सांद्रता को 2 बार रिपीट कर दें, यानी मोल पर लीटर गुणे मोल पर लीटर कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर ना लिखकर हम मोल इनवर्स गुणे मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं। तो मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर हमारा क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये मोल ऊपर आएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स, तो समय तो इनवर्स सही है, तो मात्रक हमारा क्या बन जाएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा मोल हमारा, मोल इनवर्स लीटर जाएगा तो लीटर ही रहेगा,
ये इनवर्स से नीचे ऊपर जाएगा लीटर हो जाएगा लीटर, और ये समय है, समय इनवर्स में ही रहेगा क्योंकि ऊपर ही है वो नीचे नहीं आ रहा है, तो समय इनवर्स। अर्थात यहाँ पे समय अगर मिनट में है या सेकंड में तो आप ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड या जैसे भी है। तो ये मात्रक हमारा बन जाएगा क्या, प्रथम कोटि की क्रिया का, सेकंड कोटि की क्रिया का। प्रथम का हो जाएगा सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स अर्थात समय इनवर्स कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, मोल पर लीटर, अगर सेकंड में है तो समय सेकंड इनवर्स, या मिनट में है तो मिनट इनवर्स, या समय कह सकते हैं तो समय इनवर्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट का मान, यहाँ पे हम गणना कर रहे हैं यूनिट अर्थात इकाइयों के। तो ऑर्डर रिएक्शन किसके हैं यहाँ पर, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। तो यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स। सेकेंड की जगह हम समय ही रख रहे हैं, समय इनवर्स। अब ये तो हो गई क्या, दर हो गई। सांद्रता क्या हो जाएगी, सांद्रता के लिए रखेंगे मोल लीटर इनवर्स। अब आपको पता है अब क्रिया किस कोड की है, थर्ड कोड की है, तो इसकी सांद्रता की घात कितने पर निर्भर करेगी, थर्ड पर। यानी मोल पर लीटर को हम 3 बार लिखेंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स बटे मोल लीटर इनवर्स गुणे मोल लीटर इनवर्स गुणे मोल लीटर इनवर्स। ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 बार, क्योंकि अब क्रिया की कोड क्या है 3 में, तो अब क्रिया की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 3 पर निर्भर करेगी। अब इसमें क्या करेंगे, 1 मोल से 1 मोल कैंसिल हो जाएगा, 1 लीटर इनवर्स से 1 लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मोल यहाँ पर 1 और ये 2, तो ये मोल स्क्वायर हो जाएगा, मोल। और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो मोल -2 हो जाएगा, मोल -2। और लीटर कितना है, लीटर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी लीटर है, तो लीटर लीटर कितने, दोनों माइनस में ऊपर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड इनवर्स रहेगा, सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं है तो सेकंड -1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगी आपकी तृतीय कोटि की क्रिया का मात्रक। तो आपने देखा कि कैसे हम प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि या सोनी कोटि की क्रिया के मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इनके मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास भी चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू, गुड बाय।